मतलब मालवीय जी देखिए, अभी तक तो अयोध्या और बद्रीनाथ में हार को लेकर ही विपक्ष जो है वो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करता था। अब देखिए आज जो फैसला आया है वो सावन के पहले सोमवार को ये फैसला आया है, और लीजिए यहां पर भी विपक्ष की तरफ से आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है ना, ये वो जो परमात्मा है वो भी पसंद नहीं कर रहा। सर सुना आपने रागिनी नायक को? और सर आज तो हम दिन भर अपने एबीपी न्यूज पर कवरेज दिखा रहे थे, वो जिन भोलों के नाम पर, क्योंकि कावड़ यात्रियों को भोले ही कहते हैं सर, जिन भोलों के नाम पर सर ये फैसला लिया गया कि साहब उनको शुद्ध खाना मिलना चाहिए, उनको पवित्र खाना मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सर उन्हीं से हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड पर बात कर रहे थे, और मैंने तो कहा अपने रिपोर्टर से कि सीधा सवाल पूछो, क्या खा रहे हैं, क्या बिक रहा है इससे मतलब, या कौन बेच रहा है, कौन पका रहा है इससे मतलब। तो सब बड़े खुले मन से कह रहे थे क्या खाया, क्या बिक रहा है दुकान पर, हमें तो उससे मतलब है, कौन पका रहा है, कौन बेच रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो सर वो तो भोले हैं सर। तो फिर आखिरकार ये चालाकी कौन दिखा रहा है सर? नेता दिखा रहे हैं चालाकी, सत्ताधारी? देखिए रुमाना जी मैं यही बताना चाहता हूं, कहना चाह रहा हूं कि रागिनी नायक जी शायद इस बात को भूल रही हैं कि उन्हीं की पार्टी और स्वयं उन लोगों ने राम को स्वीकारा नहीं, काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। और उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जरूर मैं कहना चाह रहा हूं कि धर्म के बारे में कांग्रेस को के चाल चरित्र चेहरा से तो अलग ही बात है, उसको नहीं लेना चाहिए, खैर वो हटा देते हैं। भारतीय समाज में, पूरे भारतीय समाज में सर्वे भवंतु की कल्पना की गई है। सनातन संस्कृति यही है कि सभी का कल्याण हो, सभी को की चिंता करें। उस परंपरा में रोजगार, व्यवसाय सब कुछ होता है, सब मान्य है, सब चलता है, लेकिन धर्म को की बात तो है ही नहीं। यहां तो आपकी जो पूर्वजों की पहचान है उसकी बात हो रही है। उसको बताने में दिक्कत क्या है भाई? वहां खतरा क्या है? आपको दर्द क्या हो रहा है? ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को दीजिएगा ना, ये दलीलें तैयार रखिए, क्या खतरा है, दर्द क्यों हो रहा है, पूर्वजों की पहचान बताने में, ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को अब देना होगा। और सर दिक्कत क्या है, जब सरकार इस तरीके के फरमान लाती है तो जितनी मेरी समझ बनती है ना सर, अगर थोड़ा बहुत भी संविधान कोई जानता हो तो वो संविधान क्या कहता है सर, और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है सर, सरकार का काम क्या है सर? आप तो प्रोफेसर है ना मालवीय साहब, आप जानते होंगे सरकार का काम क्या है सर? बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये है ना सरकार का काम। लेकिन ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को नाम और पहचान के आधार पर बांटता हुआ शुरुआती नजर में फैसला नजर आ रहा है सर। शुरुआती नजर में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, अंतरिम रोक। अब जरा आशुतोष वर्मा जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, अभी भी क्या सरकार समझ नहीं पा रही कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया? अंतरिम रोक को आप किस रूप में देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है? रुमाना जी, पहले दिन से हमारा ये मानना था कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं। और खुद देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरोध में अंतरिम रोक लगाई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आपके बीच नहीं बैठा है। ये एक बड़ी चीज है, और लड़ाई लड़ने के लिए आरएसएस के लोगों को भेज दिया है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सरकार का पक्ष लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया। इसका मतलब इनको साफ साफ पता था कि यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, उनके विरोध में किस प्रकार से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने तलवारें खींच रखी हैं, उसकी लड़ाई में किस प्रकार से संघ को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये बातें आम गलियों में चर्चा का विषय बन गई हैं। इसको छिपाने के लिए एक अपना पुराना एजेंडा पुराने तरीके से थोपा गया है, और ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि क्योंकि ये किसी तरीके से फलाभीत नहीं होगा, क्योंकि इनकी सहयोगी पार्टी आरएलडी ने विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, हर जगह लोगों ने इसका विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से कितना झूठ बोलती है और अपनी गद्दी को बचाने के लिए किस हद तक गिर जाएगी कि भाई को भाई से काट देंगे, लोगों में आग लगा देंगे, लेकिन कुर्सी में आंच नहीं आनी चाहिए।
ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गंभीर बात राजनीति की कह दी है हकीकत सर। है। मुझे लगता है मालवीय जी के पास चलना चाहिए। मालवीय जी, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, मतलब पार्टी के भीतर अगर कुछ खेमेबाजी चल रही है तो उससे ध्यान भटक जाए, किसी तरीके से हमारी कुर्सी के जो चारों पांव हैं वो मजबूत रहें, इसी चक्कर में सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए सर इस तरीके का फरमान जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, अंतरिम रोक। और मत भूलिए सर, जो सहयोगी आरएलडी उसकी तरफ से जयंत चौधरी ने क्या कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया अब आगे क्या करोगे, कुर्तों पर भी नाम लिखवाओगे क्या? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कुर्तों तक पर नाम, मतलब कपड़ों पर भी अब इंसान नाम लिखवा कर चलेगा क्या? रुमाना जी, परिवार की उपज की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे लगा आप आरएलडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी, ठीक है। संभालने वाले उनके मुखिया हैं। मुझे लगा आप परिवारवादी पार्टी, क्योंकि मैंने आरएलडी को लेकर बोला ना, जयंत चौधरी कैसे कह रहे हैं कुर्तों पर भी नाम लिखवाने पड़ेंगे, मुझे लगा आप आरएलडी की बात कर रहे हैं। सो सॉरी सर। अच्छा, समाजवादी पार्टी, कहिए। उसी पर आ रहा। अच्छा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी में देश की इकलौती पार्टी है बीजेपी, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमको सुनना है, उनके विचार विमर्श करना है, स्वागत है। इसलिए सहयोगी दलों का तो वहां सदैव स्वागत है। यहां तो फरमान जारी होता है, पिता पुत्र की पार्टी, भाई बहन की पार्टी, माताजी अध्यक्ष तो पुत्र अध्यक्ष, इधर चाचा को हटाओ भतीजा को बनाओ। तो जहां ये परंपरा ही नहीं है सुनने का, आपसी संवाद की विधि ही नहीं है, वहां के बारे में क्या बात, उन पर क्या टिप्पणी करना? ना सर, वैसे एक बात बताइए मुझे, ये बार बार जो दुहाई दी जाती है जब सहयोगी कुछ कहते हैं कि साहब ये लोकतांत्रिक परंपरा है, देखिए हम तो सबकी सुनते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा का ये मतलब होता है सर कि कान में तेल डालकर सुनो, मतलब जो सामने वाला कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको अनसुना कर दो, ये है लोकतांत्रिक परंपरा। क्योंकि सर जयंत चौधरी हो, एलजेपी के चिराग पासवान हो, सर जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी, ये वो नेता हैं जिनसे मैंने खुद बातचीत की है, उनकी तरफ से तो एक तरीके से साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि साहब ये फैसला जो है वो उनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, वो इस फैसले को असंवैधानिक पहले दिन से कह रहे हैं, वो इस फैसले के विरोध में पहले दिन से अपनी बात रख रहे हैं। जयंत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बेहतर ये है कि वापस ले लो, और अगर शर्मिंदगी हो रही है वापस लेने में तो कम से कम जोर मत डालो इसको लागू कराने में, यहां तक उन्होंने बयान दिए मीडिया में। सही कह रही हूं ना मैं सर? सुन नहीं पा रहे हैं सौरभ मालवीय जी, कोई बात नहीं, चलिए। मैं देख पा रही हूँ रतन शारदा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ से जुड़े हैं। रतन शारदा जी का रुख कर लेते हैं। रतन सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई है सरकारों के फैसले पर, आपको लगता है कि ये एक बड़ा झटका है सरकारों के लिए? बिना सोचे समझे क्या जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया गया था? कुछ शुरुआती इस तरीके के रिएक्शंस खुद बीजेपी के भीतर से भी आए थे। मुझे मुख्तार अब्बास नकवी साहब का वो सोशल मीडिया पर जो उनका रिएक्शन था वो भी ध्यान आ रहा है अभी। देखिए झटका कैसा हुआ अभी कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक फांसी चढ़ने वाले कैदी को भी स्टे दिया। क्या वो झटका है भारतीय सरकार के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इंटरिम दिया है, केस की सुनवाई होगी और सुनवाई करने का हक है। ये दीगर बात है कि ऑपोजिशन हर बात के लिए कोर्ट में जाती है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जनधन योजना हो, चाहे जो मर्जी कानून हो, कोर्ट में जाते हैं, हर बार मार खा के आते हैं, चाहे वो रफाल हो, जो मर्जी हो। इनका एक काम है कि लगातार विरोध करना। मुझे 11 साल में एक बार बताइए जब विरोधी पक्ष ने किसी भी अच्छे कदम का समर्थन किया। पहली बात। दूसरी बात, आप जिस तरह की आप नकारात्मक बातें कर रही थी, मुझे ये बताइए हिंदू को प्रश्न क्यों खड़ा होता है? हलाल सर्टिफिकेट लगा के आप अपने आप को पूरी अच्छी तरह दिखा सकते हो कि मुसलमान है, हमें हलाल फूड चाहिए और हमारा हलाल चैन होगा तभी हम खाएंगे। और 14% मुस्लिम या 16% मुस्लिम के लिए 84% हिंदू को भी हलाल फूड रेलवे में मिलता है, उसको हलाल फूड वहां पर अपने एयरलाइन में मिलता है। हिंदू कुछ नहीं कहता। और अगर हिंदू कहता है कि मुझे सात्विक चाहिए खाना उस पर्टिकुलर त्योहार के समय, तो सरबंदी कम्युनल के नाम पे खड़ा हो जाता है। केवल हिंदू है। ये जो बात आपने कही सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ सर, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं तो पहले दिन से ये बात कह रही हूँ सर कि क्या खाए, खाने के अंदर पसंद नापसंद जो है वो व्यक्तिगत है सर। कोई सात्विक खाना खाने को कह सकता है, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, लेकिन यहाँ खाने की पहचान नहीं हो रही है ना सर, यहाँ खाने की पहचान नहीं की जा रही है। अब सलीम जो है वो सात्विक खाना बेच रहा है या वो मांसाहारी खाना बेच रहा है सर, इसका फैसला कैसे होगा? ये सलीम के धर्म की वजह से हो जाएगा?
ये कैसे देखिए- फैसला हो रहा है, ये मैं समझना चाहती हूँ, बताइए। अगर सलीम खुद को शिव नहीं बोलता, अगर सलीम खुद को शिव नहीं बोलता इलेक्शन अपना वोट लगाते समय और भोला भंडारी के नाम पे नहीं खोलता दुकान, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह के कृत्य पिछले दिनों हो रहे हैं, चाहे वो थूक हो चाहे पेशाब हो, उसकी बात मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे घृणा नहीं फैलानी। आपने अगर चॉइस की बात की तो रेलवे और एयरलाइन में मेरा चॉइस कहां पर है, बताइए मुझे। और अगर मैं केवल 1-1.5 महीने के लिए अपने सात्विक भोजन के लिए लेबल चाहता हूं तो दिक्कत है। हलाल से आपको दिक्कत नहीं है। नहीं सर, आपको सात्विक मुसलमान भोजन कहते के हैं लिए कि लेबल होना चाहिए ना सर। सर सात्विक भोजन के लिए लेबल होना चाहिए सर, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए सर। ग्लूटेन फ्री है या नहीं है, वीगन है या नहीं है, हलाल है या नहीं है, झटका है या नहीं है, सात्विक है या नहीं है ना सर, शाकाहारी है या नहीं है, मांसाहारी है या नहीं है, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।